नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम पे पूरे देश की नज़र थी और बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है पश्चिम बंगाल में करीब 2/3 बहुमत के साथ में। अब लोगों की नज़रें लग गई है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तरफ। पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम के बाद सत्ता पक्ष में जहां खुशी की लहर दिखाई दे रही है और उत्साहित दिखाई दे रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, वहीं विपक्ष जैसे शांत हो गया है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2027 में जनता क्या चुनाव परिणाम देने वाली है और इस बार किस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दोहरा पाएगा, क्योंकि 2017 में जितना प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला, 22 में वो लहर कम हुई, सीटें घटी। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो विधानसभा सीटों के हिसाब से देखेंगे तो इंडिया गठबंधन ने जीत हासिल की। 244 विधानसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन को जीत हासिल हुई। 2027 में क्या फिर से एनडीए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन वो जलवा कायम कर पाएगा जो 2017 में हुआ था? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम को आप कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ऐतिहासिक परिणाम आए हैं और जैसी एनडीए गठबंधन को उम्मीद थी उससे भी बड़ा समर्थन जो है वहाँ की जनता ने देने का काम किया हूँ। और मैं ये समझ सकता हूँ और ये कह सकता हूँ कि ये न्याय की जीत है, विकास की जीत है, सुशासन की जीत है, राष्ट्रवादी सोच को सशक्त करने वाली जीत है, या फिर यूँ कहे कि जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमारा जो देश है वो विकसित देश हो, उसको अग्रसर करने वाली भी ये एक बड़ी जीत है। मैं बधाई देता हूँ पश्चिम बंगाल के लोगों को, आसाम के लोगों को, पुडुचेरी के लोगों को, कि जिन्होंने जो है एक बड़ा समर्थन जो है देने का काम किया, बड़ा मैंडेट देने का काम किया एनडीए के पक्ष में। अब आप तो कह रहे हैं कि ये विकसित भारत का जो सपना है उस सपने की जीत है, उस सपने को साथ मिला है पश्चिम बंगाल की जनता का। लेकिन विपक्ष का कहना है, ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरीके से फोर्सेस वहाँ पे लगाई गई, उन्होंने भी चुनाव को प्रभावित करने का काम करा। चुनाव आयोग एक तरीके से भाजपा का एजेंट ही बन गया और जिस तरीके से मतगणना का काम देर रात तक चला, उस पर भी सवालिया निशान है। तो ईवीएम में भी गड़बड़ी की आशंकाएं पहले से विपक्ष जताता रहा है। तो गड़बड़ियों की और इस तरीके से चुनाव आयोग के चुनाव को प्रभावित करने की जो चर्चाएं हैं या आरोप हैं, वो कहाँ तक सही है? निराधार आरोप है। देखो, वहाँ पश्चिम बंगाल की अगर हम विशेष बात करें, पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक कम्युनिस्ट का शासन रहा। उसके बाद ममता जी आई और ममता जी के जाने के बाद में अब जो है भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत के साथ आई है। और लंबे समय तक वहाँ शासन कैसा रहा? एक भी चुनाव वहाँ ऐसा नहीं रहा जिसमें हिंसा ना हुई हो, जिसमें हत्याएं ना हुई हो। हमेशा हिंसक चुनाव रहा वहाँ। ये पहला चुनाव है जिसमें वहाँ के एक आम वोटर को, साधारण वोटर को, जिसने आज तक मतलब जो है वोट डाल के नहीं देखा, उसे डालने का मौका मिला है। और ऐतिहासिक वोटिंग परसेंटेज इसलिए सामने आया है कि 92% लोगों ने वोट दिया है। तो वहाँ जो इस तरह का गुंडागर्दी का आलम था, जो इस तरह की गुंडागर्दी वहाँ ममता जी की पार्टी के लोग करते थे, उन सब पर एक तरह से जो है ना अंकुश लगाने का काम वहाँ की जनता ने करा है। और ये ऐसे नहीं आ गया, ये बहुत मेहनत की है वहाँ। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के लोगों को एक तरह से आश्वस्त किया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। वहाँ इतना गुंडागर्दी का आलम था कि प्रधानमंत्री जी लगातार वहाँ रहे, अमित शाह जी लगातार वहाँ, गृह मंत्री हमारे, मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारी सभाएं वहाँ की हैं। वहाँ के लोगों को पहले तो एश्योर किया गया
कि हम आपके साथ खड़े हैं, तब जाकर वोट डालने के लिए लोग निकले। इस तरह का वहाँ आलम था। तो फोर्सेस डिप्यूट करना क्या गलत है? ऐसी जगह जहाँ चुनाव हिंसक होता हो, तो अगर उसमें केंद्र सरकार फोर्स डिप्यूट करा तो उसमें क्या दिक्कत है? वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी है। जैसे पहले आपको मैं ध्यान करवा दूं, 2003 में मुलायम सिंह जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी। राजू पाल की हत्या उसी सरकार में हुई थी। अतीक अहमद पे और उनके भाई पे आरोप आया था कि उन्होंने हत्या की है। डेड बॉडी भी नहीं मिली थी विधायक की। ये हाल था समाजवादी पार्टी सरकार का। इस तरह की मतलब गुंडागर्दी हमेशा समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा होती रही। तो इतना हर्ष बुरा था पूरे प्रदेश के अंदर। तो उस समय टीएन शेषन थे मेरे ख्याल से, शायद चुनाव आयुक्त हमारे देश के। तो उन्होंने यहाँ भी फोर्स डिप्यूट की थी। फोर्स डिप्यूट की तो सही प्रकार से वोटिंग हो गया। जो लोग बूथ कैप्चरिंग करते बूथ कैप्चरिंग कर पाए, तो सही वोटिंग होगा तो सही अपना वोटिंग जो है, वोट जो है सही तरीके से वोटर ने कर दिया, सरकार बहुजन समाज पार्टी की बन गई। तो ऐसा ही आलम हुआ था। तो जिम्मेदारी है, आयोग की जिम्मेदारी है। संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, वो अपने तरीके से काम करती है। जब उसको ये रिपोर्ट है कि भाई यहाँ हिंसा हो सकती है, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है हिंसा ना हो वहाँ। और इस बार का चुनाव देख लो, शांतिपूर्वक तरीके से हुआ वहाँ, छिटपुट घटनाओं को छोड़कर। तो जैसे बंगाल में एसआईआर हुई और पोलिंग परसेंट बैठ गया, पहुंच गया 92% के आसपास। अब उससे पहले बिहार में एसआईआर हुई, अब यूपी का चुनाव है, तो एसआईआर का के सहारे भी, जैसा विपक्ष के आरोप है, चुनाव जीतने की कोशिश हो रही है क्या? नहीं, एसआईआर तो एक तरह से ये भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। 2003 में पहले भी हुई। विपक्ष तो इसे खामा बेवजह का मुद्दा बनाते हैं। ये तो हमारी जो वोटर लिस्ट है उसको एक शुद्ध करने का तरीका है। उसको पारदर्शी वोटर लिस्ट रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, कोई उसमें फर्जी वोट ना हो। जो लोग अपना गांव छोड़कर चले गए, जिनकी डेथ हो गई, जिन लड़कियों की शादी हो गई, जो फर्जी तरीके से वोट है, वो तो वोट कटनी चाहिए ना। उसमें दिक्कत क्या है? अब इनको दर्द यही तो है, जो विपक्ष के लोग दर्द ही है। इनके पास है भाई बहुत बड़ी फौज, उल्टे सीधे काम करने वाली। वे क्या करे थे, मोहल्लों में जाकर धमका लेते, या फिर जो है फर्जी तरीके से वोट डाल लेते। अब फर्जी तरीके से वोट तो कौन सी डलती है? वही डलेगी जो फर्जी वोट है उसमें। अब वो कट गई, अब नुकसान तो उनको है बेचारों को। बेचारे 27 में उत्तर प्रदेश में क्या जनादेश आपको लग रहा है कि भाई उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है? 2/3 बहुमत के साथ में एनडीए की सरकार बनेगी। 2/3 बहुमत की। इसे रिकॉर्ड कर लियो, फिर मार्च में फिर बात करेंगे। 10 मार्च तक काउंटिंग हो जाएगी। देख लो 2/3। जो 2017 का जो इतिहास है ना, वही दोहराया जाएगा इस बार। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा जीत होगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आप देख लो, चाहे सबसे ज़्यादा पश्चिम उत्तर प्रदेश मजबूत रहना है। यहाँ तो विपक्ष को सीट कोई कहीं का दुका कहीं मिल जाए तो मैं नहीं कहता, नहीं तो क्लीन स्वीप होगा। पश्चिम में एक तरफा रहेगा, देख लो चाहे आप। 24 में कैराना भी, सहारनपुर भी, मुजफ्फरनगर भी, 3 लोकसभा तो बिल्कुल जुड़ी हुई जीती विपक्ष ने। वो तो इन्हें मिल गया। कहीं मान लो कुछ और कारण है उसके हार के, आप लोग बेहतर समझते, कुछ और कारण है। वहाँ से एनडीए गठबंधन नहीं हारा, कुछ और कारण हो सकते हैं वहाँ से। पता उन्हें भी है, जितने लोगों को पता, सबको पता है, पार्टी को पता है। नहीं तो आरएलडी की क्या भूमिका रहने वाली है 2027 के विधानसभा चुनाव में, और क्या लग रहा है कि भाई आरएलडी को कितनी सीटें इस गठबंधन में हासिल हो सकती है? देखो, आरएलडी की भूमिका तो बहुत अहम है। आरएलडी जब 2022 में दूसरी तरफ थी, तो दूसरी तरफ का रिजल्ट अच्छा रहा था। और आरएलडी बहुत मजबूत फैक्टर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक तरह से राजनीतिक धुरी है। आज आरएलडी एनडीए गठबंधन के साथ है, मजबूत घटक दल है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी की वो होगा और हम लोगों को भी होगा। सीटों पर निर्णय करना ये हमारे नेतृत्व का काम है। उसमें आदरणीय जयंत चौधरी जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आपस में बैठ कर बात करेंगे। सम्मानजनक स्थिति में रहेंगी सब चीज़ें। समाजवादी पार्टी वाले ज़्यादा चिंता ना करें इन बातों की कि इन्हें 50 दे दो, वो दे दो। भाई आपने कितनी दी थी?
ये सवाल खड़े होते हैं ना फिर। तो हाँ, अगर आपने 100 सीटें हमें दी होती तो आप सवाल खड़ा करते, फिर अभी सीटें मिली भी नहीं तो सवाल नहीं। ये एक असल में क्या है ना, इन लोगों को हार का डर सता रहा, समाजवादी पार्टी के लोगों को हार का डर सता रहा। ये इस तरह की बातें करके जो हमारा आरएलडी का जो भोला वोटर है, किसान वोटर है, उसमें एक तरह से हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, देखो भाई हम तो 50 मांग रहे हैं भाई, ये दे रहे हैं भाई आपको। तो इतने 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 ज़्यादा चक्कर में पड़ो आप लोग। पीडीए की बिसात पर पूरा चुनावी चक्रव्यूह रच रहे हैं अखिलेश यादव जी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में 244 विधानसभा सीटों पे इंडिया गठबंधन जीत हासिल करने में कामयाब भी रहा, बहुमत से बहुत ज़्यादा। तो क्यों नहीं आप मानते कि भाई 2027 के विधानसभा चुनाव में भी वो गणित और ज़्यादा कामयाब होगा, और शायद अगर लोकसभा का इतिहास भी वो दोहराने में कामयाब हो तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं? पहले तो बात देखो, लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में ज़मीन आसमान का अंतर होता है, मुद्दे अलग होते हैं। उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव होता है, ये प्रदेश स्तर के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। ठीक, इनका लग गया तुक्का। इन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि आपकी जो है 37 सीटें आने जा रही है। समाजवादी पार्टी को उम्मीद नहीं थी, ना कांग्रेस को उम्मीद थी, लेकिन वो आरक्षण के नाम पे और संविधान के नाम पे जो उन्होंने प्रोपगेंडा फैलाया कि भाई ये तो 400 सीट इसलिए मांग रहे कि ये देश के संविधान को, आरक्षण को ख़त्म करने का काम करेंगे। उसमें कुछ हैं भोले लोग हमारे दलित पिछड़े जो उसके चक्कर में आ गए, उनके दिमाग में बात फिट कर दी 400 ने इसलिए चाहिए। अरे भाई 400 का नारा वो अलग चीज़, अलग तरीके से दिया था, इन्होंने उस नारे को अलग तरीके से मोल्ड करके लोगों के दिमाग में ये बात फिट कर दी कि भाई 400 सीटें इन्हें इसलिए चाहिए कि इन आरक्षण को और देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। तो कुछ लोगों ने कुछ लोग उसके बहकावे में आकर, उसके उस ब्रह्मजाल में फंस के उन्होंने वोट दिया है, जिसका लाभ इनको हुआ। लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए प्रदेश में, 10 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। वो सारी बातें हम लोगों के बीच में कही, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अब 2 साल हो गए प्रधानमंत्री जी को तीसरे कार्यकाल का नेतृत्व करते हुए। कहीं कोई ऐसी बात सामने आई हो तो बता दो, कहीं संविधान पे कोई आँच आ रही हो, कहीं आरक्षण को ख़त्म करने कोई बात 2 साल में हुई हो। तो ये विपक्ष का प्रोपगेंडा था, और प्रदेश की जनता इस बात को समझ चुकी है। जो वोट इन्हें दलित पिछड़ों का, जिसको भी पीडीए का नाम देते हैं, वो वोट इन्हें दोबारा हासिल होने वाला नहीं है। चंद नेता इनकी पार्टी में हैं, वही रहेंगे, उनके घर परिवार के लोग भी इन्हें वोट देते तो उस पर भी सवाल है। दूसरा, पीडीए के प्रति इनकी सोच कितनी संकुचित है, कितनी दूषित है। अभी इन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता का बयान चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। वो क्या कह रहे हैं, ये राजभर है, ये निषाद हैं, दलित है, ये पिछड़े हैं, ये छोटी सोच के लोग हैं, ये तुच्छ सोच के लोग हैं, इनकी कुछ सोच ही नहीं है। और ये लोग जो है राजनीति में आते हैं मतलब दुकान चलाने के लिए। मतलब अगर दलित और पिछड़ा राजनीति में अगर आएगा तो उसकी सोच संकुचित है। यदि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ेगा या किसी से मांगेगा, या वो हमारे साथ गठबंधन में खड़ा है, तो उसकी सोच संकुचित है। और आप पीडीए की बात करें, आप उस पीडीए को तो संकुचित बता रहे हो, उस पीडीए की सोच की तो आप तुच्छ सोच बता रहे हो। तो काहे को ना दलित पिछड़े वोट देंगे? ये तो सरकार में है नहीं तब तुच्छ हैं हम, दलित पिछड़े लोग तब तुच्छ हैं, तब जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कल को सरकार में आ गए फिर क्या करेंगे? तो ये दलित पिछड़ा इस बात को समझता है कि समाजवादी पार्टी का जो 2012 से 17 का जो कार्यकाल था, कैसा कार्यकाल था वो किसी से छिपा नहीं है। वो ऐसा ही था जैसे 20 साल पहले बिहार वालों का शासन था, वो ऐसा ही था। अब जब संविधान की बात आई 2024 के लोकसभा चुनाव से, तो मूल से माना गया कि जो दलित समाज का वोटर है वो शिफ्ट हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर पे दलित समाज किस तरफ ज़्यादा देख रहा है आपके हिसाब से? चूँकि आप दलित राजनीति को बहुत गहरे से समझते हैं, तो इस बार मायावती जी की तरफ दलित समाज का वोटर देखेगा, या चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ देखेगा, या फिर कोई और तीसरा विकल्प भी है जिसकी तरफ दलित वोटर जा सकता है? देखो, मुझे जो लगता है, जो बहुजन समाज का जो वोट है वो काफ़ी तादाद में तो वोट दे रहा है एनडीए को, तादाद में देता है। छोटी संख्या नहीं, एक बड़ी संख्या में
वो एनडीए गठबंधन को वोट करता है। एक जो दूसरा वोट है वो कुछ बहन जी को भी जाता है, कुछ चंद्रशेखर भाई के साथ में भी कुछ वोट बैंक है, मैं ये नहीं कहता हूँ। लेकिन और जो भाई मान लो कुछ लोग समाजवादी में हैं, जो उनके नज़दीकी लोग हैं, वो जा भी उधर भी जा सकते हैं, लेकिन एक नारे के साथ में जो नारा इन्होंने दे रखा है पीढ़ी का, उसके हिसाब से उसको बुलंद करते हुए मुझे लोग नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि जैसे हम लोग फील्ड पर रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मान लो जो है एक बड़ा वोट बैंक जो है उधर जाएगा पीडीए के रूप में। पीडीए का सबसे बड़ा उदाहरण तो एनडीए में ही है ना। अब आप देख लो, जितने भी जो मान्यवर काशीराम साहब की पॉलिसी थी, जिसका आजकल ये भी जयंती मना रहे हैं, जो मान्यवर साहब की पॉलिसी ये थी कि इस देश के दलित और पिछड़ों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित की जाए। जब बहुजनों की सरकार थी, जब बसपा की सरकार रही, मायावती जी की सरकार रही, बहन जी की, तो उन्होंने दलित और पिछड़ों को जो है सम्मान देने का काम किया, मिनिस्ट्री बना, उन्हें अलग अलग पदों पर सामाजिक रूप से राजनीतिक रूप से भागीदारी सुनिश्चित करी। उसी अवधारणा को लेकर आज एनडीए परिवार चल रहा, उसी अवधारणा को लेकर आज राष्ट्रीय लोकदल चल रहा है। तो लेकर तो हम चल रहे हैं भाई। वोट देने से पहले वोटर ये भी तो सोचेगा कि भाई 10 साल का जो खाका है एनडीए सरकार का, उपलब्धियों का खाका, वो भी वोटर के सामने रहेगा। कानून व्यवस्था रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर रहेगा सामने। लॉ एंड ऑर्डर 12 से 17 का भी इनके वोटर के सामने होगा। तो वोटर जो है, उत्तर प्रदेश का वोटर बहुत बुद्धिजीवी है, वो हर बात का विश्लेषण करेगा कि 12 से 17 तक का स्थिति क्या थी, कितना लोगों को सम्मान मिला, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। और महाराज जी की जो सरकार है पिछले 10 साल से 9 साल प्लस हो गए, अब जा 7-8 महीने चुनाव रहे, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की होती है किसी भी सरकार के लिए। सबसे चुनौतीपूर्ण विषय भी यही होता है। लॉ एंड ऑर्डर ऐसी चीज़ है, कानून व्यवस्था ऐसी चीज़ है, किसी पूर्ण बहुमत की स्थापित सरकार को गिरा देती है। और पूर्ण बहुमत की सरकार को अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो दोबारा मौका मिल जाता है, जैसे महाराज जी को मिला 2022 में। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और आज देख लो आप, पूरा उत्तर प्रदेश बदला नजर आता है। आज उत्तर प्रदेश, जितने भी देश में एक्सप्रेस वे और हाईवेज हैं, उसका 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश में। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतने बड़े बड़े काम हुए हैं, हर क्षेत्र में काम हुए हैं, हर फील्ड में काम हुए हैं, चिकित्सा क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। तो हर तरह से हर क्षेत्र में हर वर्ग को मजबूत किया जा रहा है, हर वर्ग को सम्मान दिया जा रहा है। राजनीति में यही होता है। आज किसान की बात करें हम, किसान भी अपने आप को जो है सम्मानित महसूस करता है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने के भाव की बात थी, दिया योगी जी ने, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने प्रयास किया और राष्ट्रीय लोकदल का मुख्यमंत्री जी ने सम्मान भी किया। ये खुले मन से और खुले मंच से उन्होंने जो है बात कही है कि भाई राष्ट्रीय लोकदल के लोग कहते हैं। तो ये बड़ी बात है, हमारे लिए उपलब्धि है, ये छोटी बात है। अब विपक्ष कुछ भी कहता रहे इस बात को कि कम है ज़्यादा है, वो तो कहेंगे, अब वो इस बात में और थोड़े लगा देंगे भाई 400 ठीक है। आगे भी हमें उम्मीद है, इस बार जो सेशन चलेगा मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से इसमें भी कुछ ना कुछ हमारे किसान, गन्ना किसानों के लिए कुछ ना कुछ इस बार भी होगा। हमें पूरी उम्मीद है महाराज जी से। तो आखिरी आकलन आप बता दीजिए। आप कह रहे हैं कि 2/3 बहुमत से इस बार योगी जी की सरकार आने जा रही है उत्तर प्रदेश में तीसरी बार। तो जैसे प्रदर्शन 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था, करीब 300 से भी ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी उस वक्त, तो क्या वही प्रदर्शन दोबारा आप लोग दोहरा पाओगे 2027 में? और क्या समाजवादी पार्टी को आप 100 सीटों से भी पहले ही रोक दोगे उत्तर प्रदेश की राजनीति? आप देख लेना, 300 प्लस जाएंगे हम लोग। अब वो कितने पर रोकेंगे मुझे नहीं पता, 300 प्लस तो हम रहेंगे। अब 100 प्लस पे रह नहीं सकते, अब सीटें नहीं बच रही आगे इतनी जो 300 प्लस हम हो जाएंगे तो कैसे हो जाएगा। तो 300 प्लस तो हम लोग जाएंगे और जाएंगे ही 100%। 100 से भी कम सीटों पर रोक दोगे समाजवादी पार्टी? मैं नहीं कह रहा इस बात को, 300 प्लस हम जाएंगे। अब वो कितने पर रोकेंगे हमें नहीं पता इस बात का। जब सारी आपने खोस ली, उनके पास 100 सीट बची नहीं, तो 100 से कम ही पे रोक दोगे फिर आपके हिसाब से? तो उन पर भी काम चल रहा है, वैसे तो काम उन पर भी चल रहा है, जो थोड़ी सी कमजोर सीट है उन पर भी काम चल रहा। 2-4 भी दोगे नहीं आपके? आप तो ऐसा लग रहा है जैसे सारी सीटें एक तरफा जाती हो यूपी की। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव ठीक होगा, हमारा लक्ष्य है। और देखो, एनडीए परिवार में चाहे उनके घटक दल हों
चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोग ज़मीन पर उतर कर काम करते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। गृह मंत्री जी बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिनके दौरे जनपदों में पिछले 9 साल में 9 ही ना हो गए हों। इससे पहले मुख्यमंत्री जी की शक्ल देखने को नहीं मिलती थी। और नोएडा में जाने तो डरते थे। पहले मुख्यमंत्री वो जाते नहीं थे। और नोएडा में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आज नोएडा में बन रहा। अब कुछ समय बाद वहाँ से जो है फ्लाइट्स स्टार्ट होने वाली है। बड़ी बात मंत्री जी कह रहे हैं, बंगाल में जिस तरह का बहुमत बंगाल की जनता ने दिया है, मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी उसी तरीके का बहुमत देने जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना या जो फोर्सेस वहाँ पर लगाई उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठाना वो विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। उनके पास कहने के लिए कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। और उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर वो बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए 300 प्लस सीटें हासिल करेगा और समाजवादी पार्टी को भी 100 से पहले ही 100 सीटों से भी कम पे रोक दिया जाएगा।